नमस्कार दोस्तों, अदब एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बकरी के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि बकरियों की जो नस्लें होती है वो कौन सी होती है। एनबीएजीआर के अनुसार एक आईसीएआर एक संस्था है, उसने एनबीएजीआर जो संस्था है उसका गठन किया था। और गठन करने के बाद में जो एनबीएजीआर है वो क्या करती थी कि जो जितनी भी नई प्रकार की जितनी भी नस्ल है उनका पंजीकरण करना उसका मुख्य काम था। तो आज हम देखेंगे बकरी में कितना इस संस्था के द्वारा कितनी नस्लों का इन्होंने पंजीकरण किया हुआ है भारत के अंदर, तो वो भी सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि इसमें हम देखेंगे कि जो मतलब तोते जैसी नाक वाली नस्लें कौन सी है ना, इन बारे में भी हम आज अध्ययन करने वाले हैं। फिर वो दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है, इन चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका रह जाएगा वो मैं बताता चलूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या रहने वाला है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम सभी चीज़ों को हम क्या मान सकते हैं, इम्पोर्टेंट ही मान सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब यानी कि फैक्चुअल चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो चीज़ें में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बकरी है जो हम किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, इस बकरी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, बकरी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण में क्या क्या देखने वाले हैं हम। सबसे पहले हम जगत के बारे में देखेंगे। जगत के बाद में हम देखेंगे संघ फाइलम जो होता है, फिर उसकी क्लास क्या होती है, उसका गण क्या होता है, उसका कुल क्या होता है, उसका वंश क्या होता है, और वंश के बाद में लास्ट में हम क्या देखेंगे, जाति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इतनी सारी चीजें हम देख लेते हैं। जैसे जगत की बात करें तो जगत में ये बकरी किस में आ जाएगा, जंतु जगत के अंदर किस में आ जाएगा, जंतु जगत, है ना। फिर हम बात करें कि इसका संघ क्या हो जाएगा, तो संघ की बात करें तो फाइलम, फाइलम बोलते हैं इस संघ को, क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। और फाइलम कौन से फाइलम में रखा जाता है, तो वो होता है आपका कोर्डेटा, है ना। फिर हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग जो हो जाएगा, इसकी जो क्लास होती है वो कौन सी होती है, तो क्लास की बात करें तो इसकी जो क्लास हो जाएगी वो हो जाएगी स्तनधारी, स्तनधारी। फिर हम बात करें आगे, तो आगे जो क्लास आ जाएगी वो क्लास कौन सी होती है, जो क्लास हमने देख लिया, क्लास स्तनधारी होती है। और इसके बाद में हम देखने वाले हैं गण, ऑर्डर के बारे में। और ऑर्डर होता है आपका आर्टियोडेक्टाइला। कौन सा होता है, आर्टियोडेक्टाइला। कौन सा होता है, आर्टियोडेक्टाइला। फिर हम बात करें किसकी, कुल की बात करेंगे। कुल क्या होता है आपका, फैमिली होता है। और फैमिली जो होती है वो पशुओं की क्या होती है, बोविडी, बोविडी, है ना। फिर हम बात करें वंश की, तो वंश जीनस हो जाएगा इसका, बकरी का जो जीनस होता है, जो वंश होता है वो कौन सा होता है, केपरा, है ना। फिर हम बात करें जाति की, तो जाति कौन सी हो जाएगी, जो इसको क्या बोलते हैं, स्पीसीज इंग्लिश में। और स्पीसीज कौन सी हो जाएगी, केपरा हिरकस। कौन सी हो जाएगी, केपरा हिरकस। मतलब हमने देखा है यहाँ पर वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण में देखा सबसे पहले जो जगत था वो जंतु जगत में इसको रखा गया है। फिर हमने देखा संघ किस फाइलम के अंदर रखा गया है, कोर्डेट के अंदर रखा है कि नॉन कोर्डेट के अंदर रखा है, किस में रखा है, तो कोर्डेट के अंदर रखा है। फिर हमने बात करी वर्ग की, कौन सी क्लास के अंदर रखा जाता है, तो क्लास में किस में रखते हैं, स्तनधारी के अंदर। और जो फिर हमने बात करी कि जो गण होता है, जो ऑर्डर होता है, इस जो बकरी होती है वो किस श्रेणी में रखते हैं, तो आर्टियोडेक्टाइला। फिर हमने बात करी कुल की, इसकी फैमिली कौन सी होती है, तो बोविडी। फिर हमने बात करी कि वंश जो होता है, वंश कौन सा है, केपरा। और स्पीसीज की बात करें तो हिरकस, है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, बकरी का वैज्ञानिक नाम, तो आप उत्तर क्या देंगे, केपरा हिरकस। क्या नाम देंगे, केपरा हिरकस। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ना, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये वैज्ञानिक नाम है ना, वैज्ञानिक नाम ये ध्यान रखना किसका है, बकरी का। फिर हम नेक्स्ट देखें, अगर हम नेक्स्ट देखें कि बकरी का जो नस्ल है ना, ये ICAR है ना, इस ICAR के बारे में हमने चर्चा की थी। ICAR क्या होता है, जो ICAR है वो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। फिर हमने बात करी कि ये जो ICAR थी, इसने एक संस्था की स्थापना करी, उसका नाम था NBAGR। और ये NBAGR का जो नाम होता है वो क्या होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ये नाम होता है, क्या नाम हो जाएगा, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। और इसका मुख्यालय पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मुख्यालय, तो कहां पर है इसका मुख्यालय, करनाल, हरियाणा के अंदर। कहां पर है, करनाल, हरियाणा के अंदर। हरियाणा में है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो कहां हो जाएगा, करनाल, हरियाणा के अंदर हो जाएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ICAR क्या होता है, NBAGR क्या होता है, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो एक ICAR एक संस्था थी और उसके अकॉर्डिंग इस NBAGR संस्था का गठन किया। और इसके बाद में जो NBAGR है, जो इसका मुख्य कार्य ये रहता है, जितनी भी नई नस्लें हैं उन नस्लों को क्या करना, पंजीकृत करना। तो इसके अनुसार भारत में जो बकरियों की जो कुल नस्लें पंजीकृत हुई थी, उसकी जो संख्या थी वो कितनी थी, 37। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे चले, फिर जो बकरी है इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या याद रखना है आपको, की पॉइंट्स, है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन या फिर महत्वपूर्ण बिंदु यहां से बन सकते हैं। तो ये जो बकरी होती है, इस बकरी को हम बोलते हैं गरीब की गाय, क्योंकि घर घर में पाया जाता है और गरीब होता है तो वो सबसे पहले दूध के लिए क्या रखेगा, बकरी, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गरीब की गाय। फिर हम बोलते हैं ये क्या है, चलता फिरता रेगिस्तान का फ्रिज, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसको किस नाम से, रनिंग डेयरी के नाम से भी जानते हैं, फिर डबल ATM के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जब भी चाहो तब मतलब यानी कि दूध देने के लिए सक्षम है। फिर हम बात करें कि बकरी के दूध में एक इम्यूनिटी पावर होती है, एक रोग से लड़ने की क्षमता होती है, वो होती है आपका TB। कौन सा रोग होता है, TB, है ना। TB क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है, TB, है ना। अगर बकरी का दूध का हम सेवन करेंगे तो हमें किससे इम्यूनिटी मिलेगी, ये जो रोग है ये अगर है तो इससे लड़ने में हमें क्षमता मिलेगी, है ना। तो ये बकरी के दूध में TB रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बकरी के दूध में मतलब TB की प्रतिरोधक क्षमता के रूप में किस नस्ल का हम उपयोग करते हैं। तो वो ध्यान रखना कि बकरी का जो दूध होता है उसका हम उपयोग करते हैं। और इसको डबल ATM के नाम से भी जानते हैं, रनिंग फ्रिज के नाम से भी जानते हैं, और रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज के नाम से भी जानते हैं। और ये गरीब का क्या हो जाएगा, गरीब की गाय के नाम से भी जाना जाता है।
है ना। तो ये सारी चीजें आपको की पॉइंट ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट देखें किसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। हम अध्ययन करने वाले हैं जमुनापुरी जो नस्ल है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये जो नस्ल दिख रही है आपको, ये कौन सी नस्ल है? ये नस्ल है आपकी जमुनापुरी नस्ल। कौन सी नस्ल है? जमुनापुरी नस्ल, जैसा कि यहाँ पर आपको हेडिंग में दिख रहा होगा। फिर हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे उत्पत्ति की। किसकी बात कर रहे हैं? उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति स्थान इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। जो जमुनापुरी है ना, यहाँ से एक जो यूपी के आपने जीके में पढ़ा होगा कि यूपी का जो इटावा स्थान है यहाँ से किसका बहाव होता है? यमुना नदी का बहाव होता है। और इसी यमुना नदी के कारण यहाँ पर ये नस्ल यहाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसी नदी के कारण इसका जो नाम पड़ गया वो क्या हो गया है? जमुनापुरी के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ना। तो इसका जो नाम पड़ा है वो भी किसके कारण पड़ा है? यमुना नदी के कारण, है ना। तो एक और चीज लिख लीजिए कि यमुना नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर हम बात करें कि ये जो बकरी है इसका जो दूध होता है उस दूध में वसा का प्रतिशत, दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है ये पूछा जाता है कि दूध में वसा का प्रतिशत कितना हो जाएगा इसके? 3.5 से लगाकर 5%। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये लगभग देखें तो जो इस जमुनापुरी के बारे में अगर कुछ और जानकारी अगर प्राप्त करें तो फर्स्ट तो हमने उत्पत्ति देख ली, इसके बाद में इसका नाम किस कारण पड़ा वो देख लिया। फिर हमने देखा दूध में इसका वसा का प्रतिशत कितना होता है वो देख लिया। फिर हम बात करें कि इसके जो ये सिंग की बात करें तो ये कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। और कैसे होते हैं? पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। तो ये भी याद रखना है आपको, है ना। फिर हम बात करें कि इसका दुग्ध काल जो होता है, क्या होता है? दुग्ध काल कितने दिन का होता है? 250 दिन। कितने दिन का होता है? 250 दिन। दो 250 दिन का क्या होता है? दुग्ध काल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि इसका दुग्ध काल कितना होता है। फिर हम बात करें कि इस दुग्ध काल में कितना लीटर दूध देती है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। 360 से लेकर कितना? 360 से लेकर 544 लीटर, है ना, प्रति ब्यात ये दूध इतना देती है ना, इतना दूध ये देगी। फिर हम बात करें आगे, है ना, सबसे पहले तो हमने उत्पत्ति की बात कर ली, फिर यमुना नदी के किनारे पाई जाती है ना, ये वाली फिर दूध में वसा देख लिया, फिर दुग्ध काल देख लिया। फिर हम प्रतिदिन भी अगर बात करें तो प्रतिदिन 2 से लगाकर 3 लीटर पर डे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इतना दूध ये देती है। और ये इसका जो आकार होता है ना, जितनी भी बकरियां है उसमें इसका जो आकार हो जाएगा वो सबसे बड़ी होगी, है ना, सबसे बड़ी नस्ल जमुनापुरी कैसी है? सबसे बड़ी नस्ल है ना। और ये वाली जो नस्ल है इसका जो मुख होता है आप देख रहे हैं कि तोते के समान होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तोतापुरी नस्ल।
किस नाम से जानते हैं? तोतापुरी नस्ल। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात करें कि इसमें जो अगर भार की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? भार की, है ना। भार में भी अगर नर की बात करें तो नर कितने किलोग्राम हो जाएगा? 90 किलोग्राम। और अगर मादा की बात करें तो मादा जो बकरी होगी इस नस्ल की, उसका जो वजन हो जाएगा वो 60 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि इसका जो रंग होता है वो कैसा हो जाएगा, तो इसके रंग की बात करें, इसका रंग कैसा हो जाएगा? सफेद रंग का हो जाएगा। और इसमें जो ये धब्बे हल्के हल्के से जो दिख रहे हैं ना, सफेद रंग और भूरे रंग के धब्बे, है ना। अगर ऐसी नस्ल मिलती है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? सबसे पहले तो हम देखें कि बकरी की नस्ल देखी, और नस्ल में भी हमने सबसे पहले कौन सी देखी? जमुनापुरी। इसका नाम किस वजह से पड़ा था? ये यमुना नदी है यूपी के इटावा क्षेत्र में, उसके नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? जमुनापुरी पड़ा। और इसका उत्पत्ति स्थल देखें तो कहां पर है? यूपी का इटावा क्षेत्र। फिर हमने इसमें दूध में वसा का प्रतिशत देखा। दूध में जो वसा का प्रतिशत था वो कितना था? 3.5 से लगाकर 5% इसके दूध में वसा का प्रतिशत होता है। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि इसका जो दुग्ध काल होता है वो दुग्ध काल कितना हो जाएगा आपका? 250 दिन होता है। और 250 दिन में ये कितना दूध देती है? 360 से लगाकर 544 लीटर तक दूध देती है। और प्रतिदिन पूछा जाए 2 से 3 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे बढ़े। फिर ये जो नस्ल है इसका मुख तोते के समान होने के कारण इस नस्ल को हम क्या बोलते हैं? तोतापुरी नस्ल के नाम से भी जानी जाती है। और ये अगर बकरियों की सारी जितनी भी मिलाकर जितनी भी नस्ल है वो नस्लों को अगर देखें तो इसमें जो है सबसे बड़ी नस्ल है। और अगर इसमें जो अगर भार की बात करें तो जो नर का जो भार हो जाएगा वो लगभग 90 किलोग्राम हो जाएगा। और मादा की बात करें तो 60 किलोग्राम इसका भार हो जाएगा। तो ये हमने जो जानकारी प्राप्त करी है वो जमुनापुरी प्रकार की नस्ल है। और किसकी नस्ल है? तो बकरी की नस्ल है। फिर हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है बारबरी। कौन सी है? बारबरी, है ना। तो बारबरी के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो उत्पत्ति इसकी जो हुई है वो है अफ्रीका का सोमानिया क्षेत्र के, है ना, सोमानिया के बारबरा क्षेत्र में, है ना। बारबरा क्षेत्र में, मतलब हम कह सकते हैं कि इस नस्ल का जो नाम रखा है वो हमने किस आधार पर रखा है? ये जो नस्ल है इसका जो नाम रखा है ना, एक बारबरा क्षेत्र है। कहां पर है? अफ्रीका के अंदर है। और अफ्रीका में भी एक सोमानिया क्षेत्र है, सोमानिया में बारबरा क्षेत्र है। और वहां से इसकी उत्पत्ति होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया है? बारबरा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें कि इसमें जो दूध में वसा का जो प्रतिशत होता है, क्या होता है? दूध में वसा का प्रतिशत, अगर दूध में वसा का प्रतिशत पूछा जाए तो 4.5 से लगाकर 5% तक इसमें क्या होता है? दूध में वसा होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। और ये वाली जो नस्ल है, इस नस्ल को आप चित्र में देख रहे होंगे। और ये वाली जो नस्ल है इसको हम भारत में कहीं भी पाल सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं कि भारत में कहीं भी पाल सकते, कहीं पर भी पाल सकते हैं। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। फिर अगर हम बात करें कि नर का जो भार में, है ना,
भार की बात करें तो नर का भार कितना हो जाएगा, ये वाली जो नस्ल है इसमें जो नर का जो भार हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 38 किलोग्राम। और अगर मादा की बात करें तो मादा का जो वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 23 किलोग्राम। लगभग मान सकते हैं कि इतना इतना होता है। फिर अगर हम आगे की बात करें, है ना, तो ये क्या होता है, ये जो नस्ल है ये वाली जो नस्ल है ना, द्विप्रयोजनीय नस्ल होती है ना। तो ये द्विप्रयोजनी नस्ल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो नस्ल है इसको मांस उत्पादन के लिए भी यूज लेते हैं और दूसरा किस के लिए यूज कर लेते हैं, दूध के उत्पादन में भी यूज लेते हैं। इसीलिए इस नस्ल को हम क्या बोलते हैं, द्विप्रयोजनी नस्ल के नाम से जानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर बात करें कि औसत दूध कितना देती है, क्या औसत दूध की बात करें तो औसत दूध उत्पादन कितना होता है, उत्पादन, है ना, तो कितना हो जाएगा 2.5 से लगाकर 3.5 किलोग्राम प्रतिदिन, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि इसके जो पैर होते हैं और इसका जो शरीर होता है ये क्या होता है, ये मध्यम आकार का होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैर कैसे होते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है पैर कैसे होते हैं, शरीर कैसा होता है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको नोट भी नहीं कर रहे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने लायक है वो चीजें हम देख रहे हैं। फिर हम जो देख रहे हैं, है ना, तो ये जो नस्ल है इस नस्ल को हम क्या बोलते हैं, एक तो शहरी, क्या ना किस नाम से जाना जाता है, ये जानी जाती है शहरी बकरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर इसके जो ये आप देख रहे हैं इसकी क्या होती है, दाढ़ी, क्या होता है, दाढ़ी, है ना, ये देख रहे होंगे आप चित्र में। तो इस एज वाली जो नस्ल होती है इसकी हल्की सी दाढ़ी होती है और इसके जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसका अगर रंग पूछा जाता है तो रंग कैसा हो जाएगा, सफेद व भूरे रंग के धब्बे, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। फिर हम बात करें कि इसके जो कान होते हैं ना, कान जैसे आपने देखे होंगे कि हरिण होता है ना, जो हिरण है ना, तो उसके कान होते हैं उसके समान होते हैं ना। तो ये भी ध्यान रखना। लेकिन ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ही नहीं, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बकरियों की नस्ल और उसमें क्या पढ़ रहे हैं, बारबरी। बारबरी क्यों कहा जा रहा था कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है ना, तो वो कहां पर था, अफ्रीका का एक क्षेत्र था, सोमानिया। सोमानिया में भी एक क्षेत्र है बारबरी, है ना, बारबरी है। इसीलिए इस क्षेत्र में उत्पत्ति होने के कारण इसका नाम बारबरा ही रख दिया। फिर हम बात करें कि ये जो नस्ल है इसमें दूध में वसा का परसेंटेज कितना है, तो कितना हो जाएगा, वसा में प्रतिशत 4.5 से लगाकर 5% तक दूध में वसा होता है। फिर हम बात करें कि भारत में ये कहीं पर भी पाली जा सकती है ना। और ओवरऑल हम इंडिया के अंदर बात करें कि ये कहाँ पर मिलती है, तो हम इस ये जो नस्ल है ना बारबरी, इसको हम कहीं पर भी भारत के अंदर पाल सकते हैं। फिर हमने बात करी भार की। फिर भार में क्या होता है कि इसका जो नर की बात करें और मादा की बात करें तो नर में जो भार होता है वो कितना होता है 38 किलोग्राम और मादा में कितना होता है 23 किलोग्राम होता है लगभग भार। फिर इसको द्विप्रयोजनी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। द्विप्रयोजनी नस्ल इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि ये जो नस्ल है इसको मांस उत्पादन के लिए भी पाला जाता है और दूध उत्पादन के लिए भी पाला जाता है ना, इसीलिए इसको द्विप्रयोजनी नस्ल के नाम से जानते हैं। फिर इसमें देखिए कि औसत दूध का जो उत्पादन है वो 2.5 से लगाकर 3.5 किलोग्राम तक औसत दूध का उत्पादन करती है। फिर हमने बोला कि ये जो नस्ल है इसको शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अधिकतर शहरों में पाली जाती है।
इसलिए इसको शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने जो जानकारी प्राप्त करी है वो किसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है? बारबरी। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? बीटल। जो आप चित्र में देख रहे होंगे, ये जो नस्ल दिख रही है वो कौन सी है? बीटल नस्ल है। तो इसकी भी हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? बीटल के। हम एक तो उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान, अगर उत्पत्ति स्थान की बात करें तो पंजाब में एक स्थान पड़ता है, वो कौन सा है? गुरदासपुर। गुरदासपुर, और यहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और अगर हम बात करें कि इसका वितरण क्षेत्र कौन सा है ना, वितरण क्षेत्र की बात करते हैं ओवरऑल इंडिया में। वितरण क्षेत्र, अगर वितरण क्षेत्र की बात करें तो फिरदौसपुर, है ना, क्या हो जाएगा? फिरदौसपुर हो जाएगा। और फिरदौसपुर के बाद में कौन सा हो जाएगा? अमृतसर। कहां मिलेगी? अमृतसर में। और अमृतसर के बाद में कहां मिलेगी? अमृतसर के बाद में पटियाला। कहां पर मिलेगी? पटियाला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें पूछा जाता है कि जो दूध में वसा का प्रतिशत कितना है। क्या पूछा जाएगा? दूध में वसा का प्रतिशत, वसा का प्रतिशत कितना हो जाएगा दूध में वसा का? कौन सी नस्ल है? बीटल। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बीटल के अंदर कितना हो जाएगा? 3.5 से लगाकर 5% तक इसमें क्या हो जाती है? वसा पाई जाती है ना। और ये जो बीटल है इसको कहां पर? रावी नदी के तट पर मिलती है ये अधिकतर, है ना, देखने को रावी नदी के तट पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि औसत दूध उत्पादन कितना होता है इसका। क्या बात कर रहे हैं? औसत दूध उत्पादन। औसत दूध उत्पादन कितना हो जाएगा? औसत दूध उत्पादन इसका 1.8 लीटर प्रतिदिन, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि इसमें जो भार होता है ना सॉरी, जो भार होता है नर में कितना होता है और मादा में कितना होता है वो देखने वाले हैं। तो नर में जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? लगभग 75 किलोग्राम। फिर हम बात करें मादा की, तो मादा में कितना हो जाएगा? 50 किलोग्राम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसकी जो नाक होती है वो कैसी है? उभरी हुई नाक होती है ना, जिसे हम रोमन नोज के नाम से भी जानते हैं। एक तो रोमन नोज, या फिर इसको क्या बोल देते हैं? तोतापुरी नस्ल। क्या बोलते हैं? तोतापुरी नस्ल के नाम से भी जानी जाती है। एक ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? अगर हम किसकी बात करें रंग की, तो रंग कैसा हो जाएगा? काला। कैसा हो जाएगा? इसका जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा? काला रंग हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा? काला। और सफेद धब्बे, है ना, कैसा हो जाएगा? काला रंग और सफेद धब्बे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये वाली जो नस्ल होती है, यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे, ये वाली जो नस्ल होती है इसके जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, है ना। और जो ये नाक होती है ना, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैसी होती है? सफेद
धारियां मिलती है। अगर ये वाली जो नस्ल है इसकी पहचान कैसे करोगे, तो इसकी जो पहचान कैसे करनी है, एक तो सफेद प्रकार के क्या है धब्बे हैं, और उसके बाद में जो नाक वाला जो पोर्शन है वहां पर सफेद धारियां बनी हुई है, और इसके बाद में जो इसके जो कान है वो कैसे हैं, लंबे। तो इस तरीके से इसकी पहचान करनी है। तो ये बीटल के बारे में देखा कि इसका जो उत्पत्ति स्थान था वो पंजाब का गुरदासपुर था, है ना। वितरण क्षेत्र देखा फिरोजपुर, अमृतसर और पटियाला में ये नस्ल मिलती है ना। इसमें दूध में वसा का जो प्रतिशत होता है 3.5 से लगाकर 5% तक इसमें इसके दूध में वसा मिलती है। फिर हमने देखा कि रावी नदी के तट पर इसका विस्तार है। फिर हमने देखा कि औसत दूध उत्पादन कितना कर लेती है, तो वो करती है 1.8 लीटर प्रति दिन लगभग, है ना। फिर मादा की बात करी कि मादा में नर और मादा का वजन कितना हो जाएगा, ये जो नस्ल है, तो जो नर की बात करी तो वो हो जाएगा आपका 75 किलोग्राम नर में, और मादा का हो जाएगा लगभग 50 किलोग्राम। फिर हमने रंग की बात करी कि इसकी पहचान कैसे करोगे, तो काले रंग की होगी, और नाक पर क्या होगा, नाक पर सफेद धारियां होगी, और उसके कान कैसे होंगे, लंबे होंगे। फिर हमने बात करी कि ये वाली जो नस्ल है ना, ये झुकी हुई होती है, इसलिए हम इसको क्या रोमन नोज या फिर तोतापुरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे तोते की जो इसकी चोंच होती है, जैसे मुंह होता है, उसी प्रकार से ये दिखती है, इसलिए इसको क्या बोलते थे, तोतापुरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक आपका सब सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ तक उतारेंगे सब। फिर हम जो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे जो आपकी नस्ल है किसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, सिरोही नस्ल के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये वाली जो नस्ल है आपकी, है ना, कौन सी नस्ल है, सिरोही नस्ल। तो अगर उत्पत्ति की बात करें, इसकी उत्पत्ति, है ना, तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये जो उत्पत्ति कहां से हो जाएगी, अजमेर का रामसर स्थल, इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। और यहाँ पर जो अजमेर में एक अनुसंधान केंद्र है बकरी का, है ना, बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र, इसके द्वारा इस नस्ल की क्या की थी हमने, इसको बनाई थी, है ना, सिरोही बकरी अनुसंधान केंद्र ने बनाया था, जो कहाँ है, अजमेर के अंदर है। ये हमको ध्यान रखना है। फिर इसका वितरण क्षेत्र देखते हैं कि वितरण कहाँ कहाँ मिलेगी। इसका वितरण क्षेत्र अगर हम देखें तो वितरण क्षेत्र हो जाएगा अजमेर हो जाएगा, अजमेर के बाद में हो जाएगा उदयपुर के बाद में हो जाएगी ये नस्ल कहाँ मिलेगी, राजसमंद, और राजसमंद के बाद में और कहाँ मिलेगी, राजसमंद के बाद में देखें तो ये भीलवाड़ा, कहाँ मिलेगी, भीलवाड़ा। मतलब हमने देखा कि इसका जो वितरण क्षेत्र है राजस्थान में कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, राजसमंद के अंदर है, और भीलवाड़ा के अंदर इसका वितरण क्षेत्र है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये वाली नस्ल, क्योंकि राजस्थान में मिलती है। और इसके जो सींग देख रहे हैं आप, इसके जो सींग होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और कैसे होते हैं, पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, जैसे ए से होते हैं ना, पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। और इसकी जो टांगे होती है ना, वो कैसी होती है, छोटी होती है, और जो टांगे का ये वाला जो भाग होता है यहाँ पर क्या मिलते हैं, बाल पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है जो सिरोही नस्ल होती है उसमें, है ना। फिर हम जो नेक्स्ट अगर देखें, इसकी जो खाल होती है ये वाली, है ना, ये है ना, ऐसा लगता है जैसे धनुषाकार हो। कैसा होता है, धनुषाकार इसकी पीठ, है ना। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। फिर अगर औसत दूध उत्पादन की बात करें, क्या बात कर रहे हैं, औसत
औसत दूध उत्पादन कितना हो जाएगा? औसत दूध उत्पादन इसका 1 से लगाकर 1.5 लीटर प्रति दिन। ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम अगर भार की बात करें, इसमें भार की बात करें किस किस में, एक तो नर में बात करेंगे और एक किस में बात करेंगे, मादा के अंदर हम बात करेंगे। तो नर में जो भार हो जाएगा वो लगभग कितना हो जाएगा? 50 किलोग्राम। और अगर मादा की बात करें तो मादा में कितना हो जाएगा? 40 किलोग्राम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि इसका जो मांस होता है, जो मांस होता है उसको हम सेवन के नाम से भी जानते हैं। मतलब हमने देखा कि जो बकरियों का जो मांस होता है ना, मैं शब्दावली एक साथ एक क्लास में करवाऊंगा। सारी भेड़ जितनी भी नस्ल है उसकी शब्दावली हम देखेंगे। तो जो मांस होता है, इसका जो मांस होता है उसको हम चेवन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मांस होता है ना, उच्च कोटि का मांस है ना, स्वादिष्ट उच्च कोटि का मांस होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी रंग की बात करें तो रंग कैसा हो जाएगा? भूरा, है ना। कैसा रंग हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। और काले और सफेद, काले व सफेद धब्बे देखने को मिलेंगे हमें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये वाली जो नस्ल है, इस नस्ल को हम इस नस्ल को क्या कहते हैं? द्विप्रयोजनी नस्ल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको दूध उत्पादन के लिए भी पाला जाता है और मांस उत्पादन के लिए भी पाला जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये वाली जो नस्ल है ना, कौन सी थी? सिरोही। सिरोही क्यों नाम? इसका जो उत्पत्ति स्थल था वो अजमेर का रामसर स्थल था। यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र है, बकरी अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर? अजमेर के अंदर है। इस अनुसंधान ने कौन सी नस्ल विकसित की? सिरोही नस्ल विकसित की। फिर हमने देखा कि इसका जो वितरण क्षेत्र है ये कहाँ कहाँ पर राजस्थान में मिलेगी। तो राजस्थान का एक हो जाएगा हमारा अजमेर जिला, अजमेर के बाद में हो जाएगा उदयपुर जिला, है ना। फिर हमारा राजसमंद और भीलवाड़ा, ये 4 जिलों में इसका वितरण है। फिर हमने देखा कि औसत दूध उत्पादन जो होता है इसका 1 से लगाकर 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है। फिर हमने भार देखा। इसके बाद में इसका जो मांस होता है वो उच्च कोटि का मांस होता है। और इसके जो मांस होता है, जो बकरी का जो मांस होता है उसको, उसके लिए एक शब्द दिया जाता है, वो होता है चेवन, है ना। चेवन के नाम से जाना जाता है। फिर इसके रंग और द्विप्रयोजनी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दूध उत्पादन के लिए भी पाला जाता है और मांस उत्पादन के लिए भी पाली जाती है ये नस्ल। तो ये आपको इसके बारे में ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। फिर हम नेक्स्ट बात करें जखराना, है ना। जखराना एक बकरी की नस्ल है, जखराना। कौन सी है? जखराना। तो ये राजस्थान में कहा मिलेगी? कहा मिलेगी? सबसे पहले तो राजस्थान। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र? बहरोड, बहरोड क्षेत्र में। ये आपको एक तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के बहरोड क्षेत्र में मिलेगी, है ना। और इसके आसपास के क्षेत्र बहरोड देखे तो जयपुर, जयपुर में विस्तार होगा। फिर हम बात करें कि ये वाली जो नस्ल है, ये इस नस्ल को हम डेयरी नस्ल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि इसके जो कान होते हैं, यहां देख रहे हैं कान होते हैं, वहां पर सफेद और काले धब्बे, है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि कान पर सफेद व काले धब्बे। इसकी पहचान तो करनी पड़ेगी ना। तो इसके कान देखने और कान पर काले और सफेद धब्बे हमें देखने को मिलेंगे।
फिर हम बात करें कि ये वाली जो नस्ल है वो हमारी बीटल से मिलती जुलती नस्ल है। ये बीटल से मिलती जुलती नस्ल, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम अगर आगे बढ़े कि दूध उत्पादन कितना करती है ना, दूध उत्पादन क्षमता, इसकी बात करें तो इसका जो दूध उत्पादन जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 3 से लगाकर 4 किलोग्राम प्रतिदिन, ये हो जाएगा। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो खाल होती है ना, जो तो वो किस में उपयोग लेते हैं, चमड़ा बनाने में, चमड़ा उद्योग में उपयोगी, ये वाली जो नस्ल है वो। फिर अगर हमने आगे देखे है ना, इसको द्विप्रयोजनी नस्ल के नाम से भी जानते हैं, द्विप्रयोजनी नस्ल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये किस किस का उत्पादन में सहायक है, एक तो दूध और दूसरा क्या, मांस, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, द्विप्रयोजनी नस्ल के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हॉक जॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, हॉक जॉइंट, क्या बोलते हैं, हॉक जॉइंट। और इस हॉक जो जॉइंट होते हैं वहां पर कैसा धब्बा होता है, सफेद, कैसा धब्बा होता है, सफेद। तो ये आपको ध्यान रखना है इस नस्ल के बारे में। तो जो जखराना नस्ल थी इसके बारे में हमने देखा कि ये राजस्थान के एक बहरोड क्षेत्र, बहरोड कहाँ आता है, अलवर का जो क्षेत्र है और आसपास का जो क्षेत्र जयपुर है ना, जयपुर, दौसा, बहरोड, तो वहां पर ये राजस्थान में वहां पर मिलती है। फिर हमने देखे कि ये वाली जो नस्ल है दूध का उत्पादन सर्वाधिक करती है, इसलिए इस नस्ल को हम डेयरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने देखा कि इसके जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं, सफेद, और उस पर काले धब्बे होते हैं। फिर हमने देखा कि ये वाली जो नस्ल है वो बीटल के समान दिखती है, इसलिए मिलती जुलती नस्ल भी कहा जाता है। फिर हमने देखा कि इसका जो दूध उत्पादन जो क्षमता है वो कितना है, 3 से लगाकर 4 किलोग्राम प्रतिदिन है। फिर हमने देखा कि ये जो द्विप्रयोजनी नस्ल है, द्विप्रयोजनी नस्ल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको दूध उत्पादन में भी उपयोग लिया जा रहा है और मांस उत्पादन में भी उपयोग लिया जा रहा है, इसीलिए इसको हम द्विप्रयोजनी नस्ल के नाम से जानते हैं। फिर हम ये वाली जो नस्ल है उसको चमड़ा उद्योग में उपयोग लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट, है ना। और इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि ये नस्ल का विस्तार कहाँ पर है, राजस्थान में, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट जो नस्ल है ना, ये वाली आप एक बार उतारेंगे। फिर इसके बाद में हम देखें कि जो नेक्स्ट वाली जो नस्ल है तो परबतसरी नस्ल है ना, कौन सी है, आप चित्र में देख रहे होंगे कि जो नेक्स्ट नस्ल है वो कौन सी है, परबतसरी नस्ल के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नस्ल, परबतसरी नस्ल। और जो ये परबतसरी नस्ल की जो उत्पत्ति है, आपको क्या ध्यान रखना है, उत्पत्ति का, तो उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा इसका, नागौर क्षेत्र। कौन सा स्थान हो जाएगा, नागौर का क्षेत्र। ये वाली जो बकरी है इसका जो उत्पत्ति स्थान हो जाएगा वो नागौर का क्षेत्र हो जाएगा। और अगर विस्तार पूछे, है ना, विस्तार की बात करें तो विस्तार ये नागौर में तो मिलती ही है, और साथ में कौन सी क्षेत्र में मिलती है, अजमेर, और अजमेर के आसपास के क्षेत्र, है ना, तो वहां पर भी ये देखने को मिलती है। फिर ये अगर बात करें कि ये वाली जो नस्ल होती है वो शरीर पर भूरे धब्बे, है ना, इस नस्ल की पहचान कैसे करेंगे, इस ये वाली जो नस्ल है उस पर
भूरे धब्बे पाए जाते हैं। और इसके जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, मतलब लटके हुए लंबे होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर दूध उत्पादन क्षमता की बात करें इसमें, है ना, दुग्ध उत्पादन क्षमता, है ना, दुग्ध उत्पादन क्षमता की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 1 से लगाकर 1.5 लीटर प्रति दिन दूध उत्पादन क्षमता हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि अगर भार की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, भार की, नर में कितना हो जाएगा, लगभग 50 किलोग्राम हो जाएगा नर का वजन। और मादा की बात करें तो मादा में कितना हो जाएगा, लगभग वजन 40 किलोग्राम, कितना हो जाएगा, 40 किलोग्राम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो परबतसरी नस्ल है इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ पर देखा हमने, उत्पत्ति स्थान है वो है हमारा नागौर का क्षेत्र है। और विस्तार देखा कि नागौर और उसके आसपास का क्षेत्र, नागौर और अजमेर के आसपास का क्षेत्र। फिर शरीर पर इसके क्या होते हैं, भूरे धब्बे होते हैं। और कान कैसे होते हैं, सफेद, और उस पर भूरे धब्बे होते हैं। फिर दुग्ध उत्पादन क्षमता देखी कि इसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो लगभग 1 से लगाकर 1.5 लीटर प्रतिदिन दूध देने की क्षमता रखती है। फिर वजन की बात करें तो नर का 50 किलोग्राम हो जाएगा और मादा का 40 किलोग्राम हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो नस्ल आती है वो आती है हमारी देवगढ़ी। कौन सी नस्ल है, देवगढ़ी नस्ल है। और ये जो देवगढ़ी नस्ल है इसकी जो उत्पत्ति स्थान मानते हैं, उत्पत्ति, है ना, आ गया हमारा नंबर, उत्पत्ति स्थान अगर बात करें तो ये जो नस्ल है वो कहां पर मिलती है, उदयपुर। कहां पर मिलती है, उदयपुर के अंदर मिलती है। और वितरण क्षेत्र की बात करें कि कहां कहां और मिलेगी, वितरण, इस वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र की बात करें तो वितरण जो क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राजसमंद हो जाएगा, राजसमंद का क्षेत्र, राजसमंद। राजसमंद के बाद में देखें तो कुंभलगढ़ का क्षेत्र, कुंभलगढ़ का क्षेत्र। और कुंभलगढ़ के बाद में अगर देखें, कुंभलगढ़ के बाद में कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, नाथद्वारा का क्षेत्र, नाथद्वारा का क्षेत्र। फिर हम देखें उदयपुर का क्षेत्र, है ना। फिर अब उदयपुर के बाद में हम देखें भीलवाड़ा, तो यहाँ पर इसका वितरण क्षेत्र है कि ये वाली जो देवगढ़ी प्रकार की जो नस्ल है उसकी उत्पत्ति तो हुई थी हमारी उदयपुर के अंदर उत्पत्ति हुई, लेकिन वितरण क्षेत्र की बात करें तो वितरण क्षेत्र हो जाएगा राजसमंद, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर और भीलवाड़ा क्षेत्र हो जाएगा हमारा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका जो रंग हो जाएगा हल्का भूरा, जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, और सफेद धब्बे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और इसीलिए इस नस्लों को हम क्या बोलते हैं, मजड़ी के नाम से भी, मजीढ़ी के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारे जो इसके जो सींग होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसा कि चित्र में ना के बराबर है, बहुत छोटे होते हैं, चित्र में तो दिख भी नहीं रहे, है ना, और होंगे तो भी मुड़े हुए होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके जो कान दिख रहे हैं चित्र में, ये जो कान दिख रहे हैं वो कैसे हैं, बहुत लंबे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे, भार की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, भार की। किस में बात कर रहे हैं, नर में। और किस में बात करेंगे, मादा में। नर की बात करें तो नर में लगभग कितना हो जाएगा, 50 किलोग्राम और लगभग। और इसकी बात करें तो 30 किलोग्राम ये हो जाएगी लगभग।
तो देवगढ़ी की जो नस्ल है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो उत्पत्ति स्थान देखा तो उत्पत्ति जो स्थान है वो उदयपुर हो गया, और इसके बाद में वितरण क्षेत्र की बात करी, और वितरण जो क्षेत्र है वो हमारा राजसमंद का क्षेत्र है। राजसमंद का कुंभलगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर और भीलवाड़ा का क्षेत्र है। फिर हमने बात करी कि इसका जो रंग होता है वो हल्का भूरा और इस पर सफेद धब्बे होते हैं। भार की बात करी तो नर में 50 किलोग्राम लगभग होता है, और मादा की बात करें तो लगभग 30 किलोग्राम तक होता है। तो ये देवगढ़ी प्रकार की हमारी नस्ल है। फिर हम नेक्स्ट देखें, जो हमारी अब जो पढ़ने वाले हैं, हमने जो पहले पढ़ी वो तो हमारी बकरी की कैसी नस्लें थी, देसी नस्लें, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कैसी नस्ल है, वो है हमारी बकरी की विदेशी नस्ल, जो कि इम्पोर्टेंट है। हमारे जो सिलेबस में दे रखा है कि पशुओं की विभिन्न देसी नस्लें, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के दे दे, उसके कुछ कोई भी हम कुछ भी कह नहीं सकते, इसलिए यहाँ ये नस्लें भी हमें ऊपर ऊपर से देख लेनी चाहिए। तो हम जो देखें कि जो टोगनबर्ग है ना, टोगनबर्ग के बारे में अगर हम देखें तो जो टोगनबर्ग का जो उत्पत्ति स्थान देखें, क्या देख रहे हैं, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो कहाँ की है ये, स्विट्जरलैंड। कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है ना, स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की। और स्विट्जरलैंड में भी एक घाटी है जिसका नाम है टोगनबर्ग घाटी, और इस टोगनबर्ग घाटी में ये नस्ल मिलने के कारण इसका नाम क्या गिरा दिया हमने, टोगनबर्ग। समझ में आ गया टोगनबर्ग का नाम क्या था, टोगनबर्ग क्यों रखा था, तो उत्पत्ति स्थान के नाम पर उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड के टोगनबर्ग घाटी में होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया, टोगनबर्ग नाम रख दिया। फिर हम बात करें कि ये वाली जो नस्ल है दुधारू प्रकार की नस्ल है। सबसे पहले तो दुधारू प्रकार की नस्ल है, कैसी है, दुधारू प्रकार की यह नस्ल है। फिर हम अगर नेक्स्ट बात करें, इसके जो दूध होता है, दूध में वसा का परसेंट कितना होता है, तो वसा के परसेंट की बात करें तो वो हो जाएगा लगभग 3 से लगाकर 4% तक हो जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। फिर हम बात करें कि ये जो नस्ल है ना, 2 साल तक दूध देने में सक्षम, 2 साल तक दूध दे सकती है, ये वाली नस्ल की बात करें। और औसत दूध उत्पादन की बात करें, क्या औसत दूध उत्पादन, औसत दूध उत्पादन की बात करें तो 5 से लगाकर 6 लीटर प्रति दिन उत्पादन करती है। फिर हम बात करें कि ये वाली जो नस्ल है ना, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये वाली जो नस्ल है इसमें किसी भी प्रकार के क्या सींग नहीं पाए जाते हैं। तो सींग क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो टोगनबर्ग प्रकार की जो नस्ल है इसमें क्या नहीं पाए जाते हैं, इसमें सींग नहीं पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सींग अनुपस्थित, सींग क्या है, अब्सेंट है, सींग अनुपस्थित है। फिर हम बात करें कि इसका रंग कैसा हो जाएगा, रंग हो जाएगा हल्का भूरा। कैसा हो जाएगा, हल्का भूरा रंग हो जाएगा। और मुंह पर कैसे धब्बे हैं, सफेद। पैर पर कैसे धब्बे हैं, सफेद, है ना। और पीछे है ना, पैर पे और पूंछ पर। तो हम कह सकते हैं कि मुंह, पैर व पूंछ पर सफेद
रंग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टोगनबर्ग था उसका उत्पत्ति स्थान की बात करी तो उत्पत्ति स्थान था हमारा स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के अंदर एक घाटी पाई जाती है, वो होती है हमारी टोगनबर्ग घाटी। और इस घाटी टोगनबर्ग घाटी के नाम पर ही इसका नाम, इस नस्ल का नाम क्या रख दिया, टोगनबर्ग नाम रख दिया है। और ये वाली जो नस्ल है वो दुधारू प्रकार की नस्ल है, क्योंकि सर्वाधिक दूध का उत्पादन करती है ना। लगभग कितना देती है, 5 से लगाकर 6 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन करती है। और अगर इसमें दूध में वसा का परसेंटेज अगर पूछा जाए तो 3 से लगाकर 4% तक दूध में वसा होती है। फिर हम 2 साल, ये वाली जो नस्ल है ये 2 साल तक दूध देने में भी सक्षम मानी जाती है। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पर कि जो इसमें जो सींग होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका रंग की बात करें तो हल्का भूरा रंग है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। और अगर मुंह की बात करें, पैर की बात करें और पूंछ की बात करें तो वहां पर कैसा रंग है, सफेद रंग है। इसके बारे में यह जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में, टोगनबर्ग। तो ये आप इतना सा आप देख लेंगे और अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अगर आगे देखें हम तो आगे एक और नस्ल आती है अंगोरा। क्या नाम है, अंगोरा। और अंगोरा कैसी दिख रही है हमें, भेड़ के समान दिख रही है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। तो अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति कहां से हुई इसकी, कहां से हुई, तुर्की, तुर्की या फिर टर्की, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें बात करें कि मुलायम रेशम बाल, मुलायम कैसे पाए जाते हैं, रेशम बाल पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये वाली जो नस्ल है कैसी नस्ल है, भेड़ जैसी, भेड़ जैसी बकरी की नस्ल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भेड़ जैसी बकरी की नस्ल है। फिर ये जो नस्ल है ये किसके लिए पाली जाती है, किसके लिए पाली जाती है, ये पाली जाती है बालों के लिए, मतलब रेशम उत्पादन के लिए पाली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके सींग देख रहे हैं, इसके जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे सींग, लंबे, है ना। कैसे होते हैं सींग, सींग इसके कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके कान देख रहे हैं, कान कैसे होते हैं, छोटे, कान छोटे होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भार की, किसकी बात कर रहे हैं, भार की बात कर रहे हैं। एक तो हम बात करेंगे, किस में बात करेंगे, नर में बात करेंगे, और एक किस में बात करेंगे, मादा में, नर और मादा। अगर नर की बात करें तो नर में कितना हो जाएगा, लगभग 35 किलोग्राम। और अगर मादा की बात करें तो मादा कितना हो जाएगा, लगभग 22 किलोग्राम हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि दूध उत्पादन क्षमता कितनी होती है, दूध उत्पादन क्षमता, दूध उत्पादन क्षमता की बात करें तो 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5 किलोग्राम प्रतिदिन, है ना, इतना उत्पादन करती है ना। और यह दुधारू नस्ल नहीं है। एक पॉइंट और नोट लगा कर लिख दीजिए कि नोट क्या लिखेंगे, दुधारू नस्ल नहीं है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका वो जो उत्पत्ति स्थान है हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, जो अंगोरा है वो
किसकी नस्ल है, तो अंगोरा हो जाएगा, हमारी बकरी की नस्ल हो जाएगी। और बकरी में भी कैसी विदेशी नस्ल हो जाएगी। और इसका उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है, टर्की में है। और इसको किस लिए पाला जाता है, इसको रेशम उत्पादन या फिर बालों के लिए पाला जाता है ना। मुलायम रेशम बाल इससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और ये जो भेड़ जैसी दिखने वाली नस्ल है ना। फिर हमने इसकी भार की बात करी तो नर में 35 किलोग्राम लगभग हो जाएगा और मादा में 22 किलोग्राम हो जाएगा। और दूध उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी, 0.5 किलोग्राम पर डे होता है ना। और इसको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये दुधारू प्रकार की नस्ल नहीं है। और इसके जो हम सींग देख रहे हैं, वो जो सींग है वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इतनी सी जानकारी इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में, अंगोरा के बारे में इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। फिर हम अगर देखें कि जो आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो नस्ल आ रही है वो कौन सी है, सानेन। कौन सी नस्ल है, सानेन नस्ल है। इसका जो उत्पत्ति स्थान की बात करें, उत्पत्ति स्थान है ना, तो जो उत्पत्ति स्थान है वो है आपका स्विट्जरलैंड। कौन सा है, स्विट्जरलैंड। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो स्विट्जरलैंड है। और अगर हम बात करें कि ये जो आपको दाढ़ी दिखाई दे रही है वो नर के अंदर भी प्रेजेंट होगी और मादा जो भी होगी, मादा इस नस्ल की, तो उसमें भी प्रेजेंट होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। फिर हम बात करें कि ये वाली जो नस्ल है, ये वाली जो नस्ल है ना, आपने देखा होगा कि जो दूध होता है ना, दूध कैसा होता है, सफेद होता है, बिल्कुल सफेद होता है। और ये वाली नस्ल भी उस दूध के समान दिखने के कारण इस नस्ल को हम क्या बोलते हैं, दूध क्वीन है ना, दूध रानी के नाम से भी जानी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क क्वीन। इस नाम से भी ये नस्ल सानेन जानी जाती है। और ये जो प्रतिदिन दूध उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी, दूध उत्पादन क्षमता, दूध उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये लगभग 1 से लगाकर 3 लीटर प्रति दिन दूध का उत्पादन करती है। कौन सी नस्ल, सानेन नस्ल। तो हमने देखा कि जो ये सानेन नस्ल है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये इसकी उत्पत्ति देखी, उत्पत्ति स्थान था हमारा स्विट्जरलैंड था। और फिर हमने देखा कि इसका जो दूध होता है, इसका जो दूध होता है, इस दूध जो होता है वो सफेद रंग का होता है। और इसका रंग भी सफेद होने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है, दूध रानी या फिर मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। फिर दूध उत्पादन क्षमता की बात करी तो 1 से लगाकर 3 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन करती है। और ये जो दाढ़ी होती है ना वो नर और मादा दोनों में प्रेजेंट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में, सानेन के बारे में ध्यान रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कौन सी नस्ल देखने वाले हैं, एंग्लो नूबियन। कौन सी नस्ल है, एंग्लो नूबियन। तो जो ये एंग्लो नूबियन नस्ल है ना, एंग्लो नूबियन, तो उत्पत्ति की बात करते हैं। उत्पत्ति कहां से हो जाएगी, इंग्लैंड। कहां से हो जाएगी उत्पत्ति, इंग्लैंड है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंग्लो नूबियन का उत्पत्ति स्थान पूछे तो आपको क्या बताना है, इंग्लैंड बताना है। और ये वाली जो नस्ल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बकरियों की जर्सी गाय के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, बकरियों की जर्सी गाय के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो नस्ल है द्विवाजी नस्ल। क्यों कहते हैं द्विकाजी, क्योंकि इसको हम किस किस के लिए पालते हैं,
एक तो इसका मकसद दूध उत्पादन और दूसरा मांस उत्पादन, इसलिए इस नस्ल को पाला जाता है, इसलिए इसको द्विकाजी नस्ल भी कहा जाता है। फिर अगर विदेशी नस्लों में देखें तो सबसे बड़ी विदेशी नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल है विदेशी नस्लों में ये। फिर हम बात करें कि इसका एक संकरण करवाया था, एक तो नस्ल थी हमारी जमुनापुरी। कौन सी नस्ल थी? जमुनापुरी। और एक नस्ल थी हमारी कौन सी? एक नस्ल थी हमारी न्यूबियम। इन दोनों का क्या किया हमने? संकरण करवाया। और संकरण किससे? या तो फिर दोनों नस्ल लेंगे, दोनों नस्ल का एक नस्ल किसकी लेंगे? मादा, और एक नस्ल किसकी लेंगे? नर की, है ना। तो इन दोनों में क्या कराएंगे? संकरण करवाएंगे। और संकरण करवाने के बाद में जो नस्ल हमारी उत्पन्न हुई वो कौन सी हो गई? एंग्लो नुबियन नस्ल जो उत्पन्न हुई, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। फिर हम बात करें जो उत्पत्ति है इसकी, वो इंग्लैंड बताया। फिर बकरियों की जर्सी गाय के नाम से भी जानते हैं इसको। दूध उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों के पर्पज से पाला जाता है, इसलिए इसको द्विकाजी नस्ल के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने बात करी कि सबसे बड़ी विदेशी नस्ल है। फिर हमने बात करी कि ये जमुनापुरी और नुबियम के संकरण से उत्पन्न हुई नस्ल है एंग्लो नुबियम। चलते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में आपने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा यहाँ पर, बकरी में दूध की वसा, है ना। दूध में वसा का क्या पूछा जाता है? वसा का परसेंटेज, है ना। तो वो कितना हो जाएगा और किस में हो जाएगा? तो वो हमें याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं मैं। और ट्रिक क्या है? तुलसी के बीज, है ना। किसके बीज हैं? तुलसी के बीज। कैसे याद रखेंगे? वसा में कितना प्रतिशत है? दूध में कितना प्रतिशत वसा है? तो कैसे याद रखेंगे? तुलसी के बीज। त का मतलब हो जाएगा टोगनबर्ग नस्ल। टोगनबर्ग के बाद में हो जाएगा हमारा स से हमारा हो जाएगा सिरोही। फिर हमारा हो जाएगा ब, और ब से हो जाएगा बीटल, और ब से एक और हो जाता है हमारा बारबरी। फिर हमने बताया ज से हो जाएगा हमारा जमुनापुरी। मतलब कौन कौन से हो गए? टोगनबर्ग, सिरोही, बीटल, बारबरी और जमुनापुरी। तो हम देखें कि टोगनबर्ग में कितनी हो जाएगी? 3 से लगाकर 4% तक वसा पाई जाती है। और सिरोही की बात करें तो सिरोही में 3.5 से लगाकर 4.5% तक क्या पाई जाती है? दूध में वसा। फिर हमने बीटल की बात करी तो 3.5 से लगाकर 5% तक क्या पाई जाती है? दूध में वसा का परसेंटेज इतना पाया जाता है। फिर बारबरी की बात करी तो 4.5 से लगाकर 5% तक पाया जाता है। फिर जमुनापुरी की बात करी तो 3.5 से लगाकर 5% तक दूध में वसा का परसेंटेज पाया जाता है। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्या लगाना? हमें 5 स्टार लगा देने। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि ए चूजे बीज खा ले, है ना। एक चूजे को देखते हैं और हम क्या कहते हैं? ए चूजे बीज खा ले, है ना। तो ए से हो जाएगा आपका एंग्लो नुबियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंग्लो नुबियन हो जाएगा। च से हो जाएगा आपका चोकला, और जे से हो जाएगा जैसलमेरी, और बी से हो जाएगा आपका बीटल, और फिर ज से हो जाएगा जमुनापुरी, है ना। तो ये जो 5 नस्ल है ना, इन 5 नस्लों में जो पांचों जो नस्ल है, इन नस्लों को हम तोतापुरी नस्ल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहेंगे? तोतापुरी नस्ल। तोता क्या है? हमारा चूजा, है ना, चूजा। और उस चूजे को हम क्या बोलते हैं कि ए चूजे क्या खा ले? बीज खा ले। ए का मतलब एंग्लो नुबियम, च का मतलब चोकला, बी का मतलब बीटल, और ज का मतलब क्या हो जाएगा? जैसलमेरी, और ज का मतलब जमुनापुरी हो जाएगा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट चले। अगर नेक्स्ट क्या है
कि जितनी भी नस्ल है, पत्तीनुमा कान वाली नस्लें कौन कौन सी है, पत्ती के आकार के जो कान होते हैं वो किन किन नस्लों में पाया जाता है, तो वो उसको हम कैसे याद करते हैं, उसको हम याद करते हैं। एक साइन होता है हमारा सिग्मा, है ना। सिग्मा को हम ऐसे भी लिखते हैं और सिग्मा को हम ऐसे भी लिखते हैं विज्ञान की भाषा में, लेकिन इतनी जानकारी हमें नहीं लेनी है। फिर हम बात करें कि बीटा, है ना, बीटा, सिग्मा और बीटा दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, सी का मतलब हो जाएगा हमारा कौन सी नस्ल है, सिरोही। ग का मतलब हो जाएगा गिर, जो गिर मैंने किस में पढ़ाया था, गाय की नस्ल, उसकी भी जो कान थे वो किस आकार के थे, हमारे पत्तीनुमा आकार के कान थे। फिर हमने देखा माँ से होता है हमारा मालपुरा, फिर बी से होता है हमारा बीटल। तो ये जो चारों नस्ल है इनके जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं, पत्तीनुमा कान होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात यहाँ तक। चलो चलते हैं नेक्स्ट हम चल रहे हैं कि जो बकरी होती है ना, जो बकरी होती है हम उनको किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, उसके आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हम उसको 4 भागों में विभाजन करके पढ़ते हैं। जो पहला प्रकार है वो है उत्तरी शीतोष्ण, है ना, और जो दूसरा प्रकार है वो पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, और जो तीसरा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाएगा, और जो चौथा है वो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही है बात। कौन कौन सा हो गया, उत्तरी शीतोष्ण, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी प्रायद्वीपीय और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। मतलब हम बात करें, हम इसी तरह से दिशाओं को देखते हैं, ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, है ना। ये हमारा डिवीजन हो गया। तो उत्तरी, एक तो ये वाला क्षेत्र बोल रहे हैं, एक ये वाला क्षेत्र बोल रहे हैं, और दूसरा क्षेत्र कौन सा है, एक क्षेत्र हमारा ये पूर्वी का क्षेत्र बता रहे हैं, और एक क्षेत्र कौन सा हमारा दक्षिणी क्षेत्र है, और एक क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। जो ये वाला जो क्षेत्र आता है इस वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रवार हमने देखा कि जो बकरी की जो नस्ल है वो उत्तर, पूर्व, दक्षिण और उत्तर पश्चिम भागों में विभाजन करके हमने देखा है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा उत्तरी शीतोष्ण है ना, उत्तरी शीतोष्ण, है ना, ये देख रहे हैं हेडिंग में उत्तरी शीतोष्ण। ये हमारा पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो उत्तरी शीतोष्ण जो इस वाले भाग में जो पाई जाती है जो नस्ल बकरी की, वो कौन सी होती है हमारी, ये होती है हमारी चेंगू, गड्डी और चंगथंगी। तो हम इसको कैसे याद करते हैं, चेंगू की गड्डी चंगी, है ना, कैसे याद करेंगे, चेंगू की गड्डी चंगी, है ना। तो हम किसे याद करेंगे, सबसे पहले तो हमारी कौन सी आ गई, चेंगू नस्ल, फिर हम बात करें गड्डी और एक चंग नथी। तो याद हो गया आपको उत्तरी शीतोष्ण में कौन कौन सी मिल रही है, एक चेंगू, एक गड्डी और एक चंगथंगी। फिर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एक है हमारा पूर्वी क्षेत्र, है ना। पूर्वी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र, है ना, पूर्वी क्षेत्र। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वी क्षेत्र। तो जो ये पूर्वी क्षेत्र है ना, पूर्वी क्षेत्र में एक होती है, एक नस्ल ब्लैक बंगाली और एक होती है गंजाम। कौन सी होती है, ब्लैक बंगाली और एक होती है गंजाम। तो इसको याद कैसे करेंगे, आप कभी देखा होगा अफ्रीका, है ना, और अफ्रीका में जो लोग रहते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक, है ना, ब्लैक। तो जो होते हैं, जो इसको क्या कहेंगे, है ना, इसको क्या कहेंगे, इसको कैसे याद करेंगे, ब्लैक गंजा, ब्लैक गंजा कैसे याद करेंगे, अफ्रीका ब्लैक गंजा के नाम से पुकारेंगे, और इसको क्या कहेंगे फिर, ब्लैक बंगाली और गंजाम। इस तरीके से याद करना है। फिर हम नेक्स्ट देखें कि कौन सा आ गया हमारा, दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, है ना, दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, दक्षिणी भाग ये वाला था हमारा, कौन सा था, ये वाला दक्षिणी भाग था, है ना। दक्षिणी भाग में हम कैसे देख रहे हैं, ओसमाला, बड़ी, संगम, तेरी और मालाबारी। इसको हम कैसे याद कर रहे हैं कि एक हम किसी को हम देखते हैं, है ना, वो हमें पसंद आ जाती है, फिर हम क्या बोलते हैं, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, ओसम,
है ना, ये तो बहुत अच्छी है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो ये ओसमाला बड़ी है ना, ओ से ओसमाला बड़ी, स से क्या हो जाएगा संगम तेरी, और एक हो जाएगा माला बारी, एम से माला बारी। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, कौन से वाले क्षेत्र में पाई जा रही है, ये दक्षिणी क्षेत्र में पाई जा रही है। तो फिर हम इसके बाद में जो नेक्स्ट जो नस्ल है, नेक्स्ट जो क्षेत्र है उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि जो उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र था, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कौन सा होता है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया हमारा दक्षिण। और ये वाला जो क्षेत्र आता है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले को हम बोलते हैं उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और यहाँ पर जो नस्ल मिलती है वो कौन सी मिलती है, एक मिलेगी आपको सुरती नस्ल, एक मिलेगी आपको सिरोही नस्ल, एक मिलेगी आपको मारवाड़ी, और एक मिलेगी सालावाड़ी, एक मिलेगी जमनापुरी, एक मिलेगी गोहिलवाड़ी, और एक मिलेगी मेहसाणा, एक मिलेगी बारबरी, एक मिलेगी जकराना, और एक मिलेगी आपको बीटल। तो ये सारी नस्लें आपको ध्यान रखनी है, सारी नस्लें आपको ध्यान रखनी है। तो आज आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करी है बकरी के बारे में, है ना, तो बकरी की तोतापुरी नस्ल देखी हमने, है ना, दूध में वसा वाला देखा, है ना, तो वो सारी चीजें हमने देखी है। तो देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है, पूरा स्टार्ट से कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज जो हमने सबसे पहले तो जो बकरी थी उसका हमने वर्गीकरण देखा था। क्या देखा था हमने, वर्गीकरण देखा था। और वर्गीकरण में भी हमने क्या, उसका जगत क्या होता है, उसका फाइलम क्या होता है, उसका संघ क्या होती है, उसकी क्लास क्या होती है, उन सभी के बारे में आज हमने अध्ययन किया था। इसकी एक तो वर्गीकरण ध्यान रखना, और वर्गीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैज्ञानिक नाम, और बकरी का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केप्रा हिरकस। फिर हम नेक्स्ट चले थे, नेक्स्ट हमने देखा था कि जो बकरी की नस्ल है, एक दिल्ली में एक संस्था चलती है ICAR। इस ICAR जो फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और इसने एक संस्था बनाई, उस संस्था का नाम था NBAGR। और NBAGR क्या होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना। इसका मुख्य काम यह होता है कि जितनी भी नई नस्लें आ रही है उसका पंजीकरण करना। और इसने जो बकरी थी उसकी कितनी, भारत में जो बकरी थी उसकी कितनी भी नस्लें पंजीकृत की, उसने इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 37 नस्लें पंजीकृत की। फिर हम नेक्स्ट देखा हमने, नेक्स्ट क्या देखा हमने, बकरी, है ना, इसके बारे में कुछ की पॉइंट देखे थे। बकरी जो होती है उसको गरीब की गाय भी कहते हैं, इसको रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज के नाम से भी जाना जाता है, इसको रनिंग डेयरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको डबल ATM के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाई जाती है, कौन से रोग से लड़ने में, TB, ट्यूबरकुलोसिस। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखा था हमने, बकरी की नस्ल देखी थी, उसमें हमने जमुनापुरी के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। फिर इसके बाद में हमने देखा कि बारबरी, है ना, बारबरी के बारे में जानकारी प्राप्त करी, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। फिर हमने बीटल के बारे में जानकारी प्राप्त करी, और इसके बाद में हमने जानकारी जो प्राप्त करी है वो सिरोही के बारे में जानकारी प्राप्त करी, जो कि एक बकरी की नस्ल है। फिर हमने जखराना की बात करी, और जखराना के बाद में हमने जो बात करी है वो है पर्वतसरी, और पर्वतसरी के बाद में जो हमने बात करी है वो कौन सी है, देवगढ़ी। और देवगढ़ी के बाद में जो हमने बात करी है वो है बकरी की विदेशी नस्ल जो है वो है टोगनबर्ग, और विदेशी नस्ल में टोगनबर्ग। और टोगनबर्ग के बाद में दूसरी विदेशी देखी थी हमने अंगोरा, और अंगोरा कैसी थी, हमारी भेड़ जैसी दिखने वाली नस्ल। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि ये जो सानेन नस्ल है इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क क्वीन के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये सफेद रंग की दिखाई दे रही है। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि एंग्लो नूबियम, है ना, एंग्लो नूबियम जो बनाई थी हमने नस्ल वो जमुनापुरी और नूबियम का क्रॉस करके फिर एंग्लो नूबियम का हमने उत्पत्ति की थी। फिर हमने बात करी कि जो बकरी में दूध में वसा का जो परसेंटेज होता है उसको कैसे याद रखना है, तो तुलसी के बीज से हमें इसको याद रखना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर हमने बात करी कि तोते जैसे दिखने तोतापुरी नस्ल के नाम से कौन कौन सी नस्लें जानी जाती है। तो आपको देखना है कि जो तोता मतलब कह सकते हैं चूजा, है ना, चूजा मतलब यानी कि हम क्या कहेंगे कि ए चूजे बीज खा ले, क्या बोलेंगे, ए चूजे बीज खा ले, मतलब हो जाएगा ए से एंग्लो नूबियम, च से चोकला, और
ज से जैसलमेरी, बी से बीटल और ज से जमुनापुरी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि पत्तीनुमा कान वाली नस्लें कौन कौन सी है। तो इसमें क्या देखा, सिग्मा और बीटा। स से हो जाएगा सिरोही, ग से हो जाएगा गिर और मा से हो जाएगा मालपुरा और बी से हो जाएगा बीटल। जो गिर है वो कैसी नस्ल है, गिर है वो है हमारी गाय की नस्ल, और जो बकरी की नस्ल है वो सिरोही, बीटल और मालपुरा। ये सारी चीजें हमारी जितनी भी नस्ल है ना, बकरी हो, ऊंट हो या फिर भेड़ हो या फिर जितनी भी नस्ल है, वो नस्ल में पत्तीनुमा कान वाली नस्लें कौन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है सिग्मा और बीटा। फिर हम नेक्स्ट देखा कि क्षेत्रवार अगर हमने देखा तो हमने क्या क्या डिवाइड किया। एक तो उत्तरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखा था, पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखा था, एक दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखा था और एक उत्तर पश्चिम प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखा था। फिर हमने देखा कि जो उत्तरी प्रायद्वीपीय उत्तरी शीतोष्ण जो प्रदेश था उसको हमने कैसे याद किया था, उनकी नस्ल चेंगू की गड्डी चंगी, है ना, चेंगू की गड्डी चंगी, है ना, चेंगू गड्डी और चंग थंगी। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि नेक्स्ट क्या देखा कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को हमने कैसे याद किया था, अफ्रीका में लोग पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं आपको ध्यान ही है, कहने की जरूरत नहीं है ना। तो उसे आपको याद रखना है कि ब्लैक गंजा। कैसे याद रखना है, ब्लैक गंजा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र, है ना। जैसे ही दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आते हैं और हम एक फूल देखते हैं और फूल फिर देखते हैं हम क्या बोलते हैं, ओसम, है ना। ओसम शब्द से क्या होता है, ओ से हो जाएगा ओसमाला बड़ी और स से हो जाएगा संगम तेरी और एम से हो जाएगा मालाबारी। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि हमारे जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सी नस्ल पाई जाती है। इतनी सारी जानकारी हमने बकरी के बारे में आज देख ली है और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा बकरी की नस्लें पढ़ के। और यहाँ से सब कुछ कवर हो जाएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से आउट होने की संभावना नहीं है। यहाँ से आपका जितना भी मैटर है यहाँ से आपको पढ़ना है और सारी चीजें एक पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखवा दी गई है, तो ये इनका आपको अध्ययन करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।